हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। कमर आगा साहब मोहताज तारुफ नहीं हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल दुनिया उनको जानती है, डिफेंस विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बात रखें। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सभी बातों पे काफ़ी विस्तार से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बातचीत हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मीडिया जो होता है ये एक आईना है। जैसी सोसाइटी होती है वैसा ये उसका रोल होता है। हम ही लोग, सोसाइटी के लोग ही मीडिया में काम करते हैं और मीडिया में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। जैसे सोसाइटी में हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और कुछ बहुत सीरियस हैं, कुछ कम सीरियस हैं, आपको दिखेगा सोसाइटी की तरह। उसी तरह से मीडिया में। लेकिन कुछ बातें बड़ी अच्छी हैं भारत के अंदर जो हमको दूसरे आसपास के मुल्कों में नहीं दिखाई देती। वो एक ये कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, जिसकी वजह से हम सबको हक़ है अखबार निकालने का, मीडिया में आने का, लिखने के लिए। अब तो पहले जब हम लोग आए थे मीडिया में तो महज प्रिंट मीडिया होता था और दूरदर्शन छोटा सा था जिसमें शाम की न्यूज़ आती थी खाली। फिर उसके बाद प्राइवेट मीडिया आया जिसके अंदर टेलीविज़न भी आ गया, और अब तो हर कोई जर्नलिस्ट हो गया है जब से सोशल मीडिया आया है। कोई बात छिप नहीं सकती। अगर अखबार वाले या मीडिया वाले या जर्नलिस्ट अगर किसी चीज़ को छिपाना चाहें भी तो वो छिपाई नहीं जा सकती। मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन आपके टेलीफोन सेट के ऊपर आती रहती है, आप पढ़ते रहते हैं, आप देखते रहते हैं और आप उसके ऊपर कमेंट भी करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा दौर है, इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और इसमें बुराइयाँ भी हैं बहुत सी, जिनका अभी काफ़ी जिक्र हो चुका है। जो बुराइयाँ थीं उनके बारे में लोगों ने बताया। और प्रॉब्लम्स बहुत हैं मुल्क के अंदर, जिसका जिक्र अभी त्यागी जी ने कहा कि यहाँ पे अच्छाइयाँ, मैं समझता हूँ अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम हैं अभी भी। इसलिए कि अगर आप दूसरे मुल्क में जाएं, यहाँ आसपास के हमारे जितने मुल्क हैं वहाँ तो बात करना भी मुश्किल है और मजहबी आज़ादी भी नहीं रह गई है। ज़्यादातर मजहबी तारीख़ों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं या मस्जिदों में बम फटते हैं, जब इस्लाम के नाम पे इस्लामी हुकूमतों में की जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। आप सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं, ज़्यादातर हुकूमतें फ़ेल हो रही हैं। अराजकता या फितना फसाद फैलता चला जा रहा है चारों तरफ। मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में उसको रोकना भी बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि आलमी इस्लाम में न तो कोई पॉलिटिकल लीडर नज़र आता है और न ही कोई मजहबी बड़ा रहनुमा दिखाई देता है। बहुत ख़राब दौर से गुज़र रहे हैं। इसमें जो कुछ है, हम समझते हैं कि यहाँ भी जितनी हमको आज़ादी है, जितने आज़ाद तरीक़े से हम रहते हैं, हम जितने चाहे अखबार निकाल सकते हैं, वेब पोर्टल जो जी चाहे कर सकते हैं, ये आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और वहाँ पे अगर आप जाके देखें तो मेरे ख्याल है बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो गए हैं, देखा है, यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग गए हैं। रहना भी मुश्किल है, बात करना भी मुश्किल है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते वहाँ। अगर सोचेंगे भी तो आप शायद बहुत सी जगहों पे आपको उससे पहले कि रात में उठा लिया जाता है, गायब हो जाते हैं लोग। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इलियासी साहब ने, इलियास साहब ने, हमारे बुज़ुर्ग हैं, अभी ज़िक्र किया था पार्टीशन का। उन्होंने कहा था कि वो जितना जानते हैं दूसरा नहीं जानता। हो सकता है ये सही हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं, पढ़ा लिखा है, जो देखा है। पार्टीशन बहुत पहले से तय हो गया था। उसमें ये कहना कि हम लोग की, मुसलमानों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है और उससे पहले एक माहौल बन गया था कि मुस्लिम सारे सेपरेट नेशन और हमको अलग रहना होगा, हम साथ में नहीं रहेंगे, मेजॉरिटी के साथ हमको अलग चाहिए। ये डिबेट अल्लामा इकबाल भी इसके पार्ट थे और बहुत से थे। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल था अंग्रेज़ों का, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स बहुत पहले से लगा ली थी। पर ये सियासत ये महज हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। जिस वक्त हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ है उस वक्त और उसके आगे और पीछे बहुत से देश अंग्रेज़ों ने बांटे। फ़िलिस्तीन भी उसमें से एक देश था।
और उसके अलावा उन्होंने कोरिया और वियतनाम को भी बढ़ गया। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में वाइट माइनॉरिटी रूल्स, रोडेशिया में भी वाइट माइनॉरिटी रूल उन्होंने इम्पोज करके ख़ुद विड्रॉ कर गए। तो ये एक बड़ी साजिश थी जो अंग्रेज़ बहुत समय से उन्होंने तय कर लिया था कि वो बहुत समय तक उनको मालूम था कि उनका कॉलोनियल रूल नहीं रह सकता। तो उन्होंने एक एक्सिस बनाई थी जिसमें साउथ कोरिया, वियतनाम, पाकिस्तान जिसके बाद में बना, फिर उसके बाद फ़िलिस्तीन में इज़राइल बना, और साउथ अफ्रीका, नामीबिया, रोडेशिया, ये एक्सिस आप देखिए पूरा एफ्रो एशिया में जाता है। और इन्हीं देशों की मदद से उन्होंने आज तक अपनी हुकूमत इनडायरेक्टली क़याम करे हुए हैं, और उन्हीं की मदद से वहाँ पे आज जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। और उन्हीं ने ही जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नई हुकूमतें बनवाई थी, वीक डिपेंडेंट स्टेट्स तमाम इस्लामिक देशों में बनाई गई थी, जिनकी वजह से जो कि अब फेल होती हुई आपको नज़र आ रही हैं, तमाम पर्शियन गल्फ़ हो या दूसरी जगहों पे हो। तो ये एक लंबी साजिश है, एक लंबी डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी भी थे और नेहरू जी भी खिलाफत कर रहे थे, पार्टीशन वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू जी काफ़ी प्रैग्मेटिक थे, वो अंग्रेज़ों की चाल सबसे पहले समझ गए थे, और उनको इंटरनेशनल रिलेशंस का भी काफ़ी नॉलेज थी, समझ थी, जो जिन्ना साहब को न तो सेंस ऑफ हिस्ट्री था और न ही उनको इस बात का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान बनेगा तो मुसलमानों का क्या हशर पाकिस्तान में होगा और क्या हशर हिंदुस्तान में होगा। लेकिन ये सोच है जो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी इस सोच के लोग बाकी हैं। दूसरी तरफ भी हैं, कश्मीर में भी हमको दोबारा से इस किस्म की आवाज़ें लगती हैं। हम लोग समझते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है हम लोगों के लिए, हम लोगों को सोचना चाहिए दोबारा से, इस तरह की ताकतों की मजम्मत करनी चाहिए। इसलिए कि जितना भी पार्टीशन हुआ है उसका सिर्फ नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो मुसलमानों का हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान की जो हालत है आप देख रहे हैं, इसलिए कि वो एक नेचुरल स्टेट तो है नहीं, आर्टिफिशियली आपने बना दी। वहाँ पे अंदर सिंध भी परेशान है उनसे, और बलूच की अलग परेशानी खड़ी हुई है, और फिर वहाँ पे पश्तून अलग आज़ादी की बात कर रहे हैं, एक साथ मिल के नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ। वहाँ के लोगों से जब बात करो पश्तून से तो वो कहते हैं कि हमें पंजाब, वहाँ का जो पंजाब प्रोविंस है उसने हमें ग़ुलाम बना रखा है, इसलिए कि आर्मी जो है उसमें पंजाब प्रांत के लोगों, ख़ास तौर से लीडरशिप में जितने हैं वो ज़्यादातर वो हैं पश्तून में। आज के वक्त इस वक्त पिछले 3 महीने से लगातार वहाँ पे पश्तून डिमॉन्स्ट्रेशन हर शहर में हो रहे हैं, फाटा के रीजन में भी और पख्तूनख्वा में भी, जिसको हम पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। एक बुरा माहौल बना हुआ है, उसके अंदर भी बलूचिस्तान के अंदर भी वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, नेशनलिस्ट वर्सेस इस्लामिस्ट। और फिर उसके अलावा दूसरे इलाके जो सिंध में भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट दोबारा से खड़ा हो गया है। तो ये क्या बनाया था हमने, किस लिए बनाया था? एक ये मॉडल के नाम पे बना था जो यहाँ पे वो हुआ। आज हम लोग बहुत बेहतर, हमें जितनी मजहबी आज़ादी इस मुल्क में है, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे मुल्क में हर फ़िरक़े के लोग यहाँ आसानी अपने मज़हब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। जितने चाहे आप मदरसे खोलें, जितने चाहे आप अखबार निकालें, जितना चाहे आप बातें करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला बात नहीं। दूसरी बात ये भी है कि त्यागी जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी थिंकिंग बहुत नैरो माइंडेड है, और हम लोग जानते हैं उनको, जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट भी कहते हैं, जो बार बार सर उठाते रहते हैं यहाँ पे और दबाए जाते हैं। लेकिन ये हमने देखा है कि यहाँ के अंदर बहुत दिनों तक बहुत राइट विंग थिंकिंग जो होती है वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलती। ये बुद्धा और गांधी का देश है, यहाँ मध्यम ही पाथ चलता है, जो मिडिल पाथ से हटता है वो नहीं चल पाता इस देश के अंदर। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, ये एक फ़ेज़ है, और मैं समझता हूँ ये फ़ेज़ आता है चला जाता है, इस तरह के पहले भी आए हैं फ़ेज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस वक्त बहुत राइट विंग स्विंग है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये महज हिंदुस्तान में नहीं है, ये ग्लोबल है। इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, और यूरोप में भी के तमाम देशों में आपको मिलेगी। उसकी वजह यह है कि हम जिहाद, जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे चंद लोगों ने खड़े हो गए हैं, और जिस तरीके से तमाम हर शहर के अंदर बॉम्बिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हालांकि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो मुसलमानों का हो रहा है। जिस तरीके से बॉम्बिंग अमेरिका में हो रही है,
की इन लोगों ने, या जिस तरीके से लंदन बॉम्बिंग या दूसरे तमाम शहरों में एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, उसकी वजह, एक बड़ी वजह ये है राइट विंग शिफ्ट की, जिसकी वजह से, और यहाँ पे भी जो कश्मीर में हो रहा है उसका भी असर हमको दिल्ली और दूसरे तमाम शहरों में नज़र आ रहा है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के जो अनासर हैं उनको रोकें और एक सही राह पे, हम लोग हमेशा से मिलजुल के रहे हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रही है, हज़ारों साल का हमारा इतिहास है और हमें उसी पे कायम रहना चाहिए। ये फेज़ आते हैं चले जाते हैं, और ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि सभी चीज़ों पे बातचीत हो चुकी है, मीडिया का एक बड़ा रोल है यहाँ पे। तमाम मैं देख रहा हूँ मीडिया से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस फेज़ में किस तरीके से वो काम करें और एक यकजहती बनाएं और आगे बढ़ें। इन्हीं के साथ मैं सभी ऑर्गेनाइज़र्स का और इस फोरम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझको यहाँ पे बुलाया। शुक्रिया।